हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो अपने को समझना है कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, और पार्टनरशिप के अंदर अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये सबसे पहले अपन इस पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर अपन को टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ये कितने मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप है जो कि एक्ट है 1932, और इसके अंदर अपन को 5 चैप्टर्स पढ़ने, जिसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल, यानी कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके पार्टनरशिप के फंडामेंटल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इसमें अपन पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं और गुडविल क्या होती है, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर को एडमिट कराया जाएगा तो उसकी क्या अकाउंटिंग रहेगी, वो अपन इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर दे रखा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या जब किसी पार्टनर को रिटायर किया जाएगा तो उसके बारे में जो अकाउंटिंग रहेगी अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और लास्ट और उसका फाइनल चैप्टर रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का दी एंड होगा तो उस समय अपन को क्या अकाउंटिंग करनी है वो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये है अपने 5 चैप्टर हैं जिसको अपन को पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। अब गाइस पार्टनरशिप जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले अपन इसको समझते हैं कि कितने मार्क्स की। तो यहां पे लिखा हुआ है साइड में 36 मार्क्स की ये बोर्ड में आने वाली है, आपके 36 नंबर की रहेगी। ये 5 चैप्टर जो है वो 36 मार्क्स के वेटेज के साथ है। 80 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जिसमें 36 मार्क्स की पार्टनरशिप रहेगी, जिसके अंदर अपन को 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते चलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स के बारे में। तो आपको पहले एक चीज समझनी है कि पार्टनरशिप क्या होती है, मतलब पार्टनरशिप क्यों आई है, पार्टनरशिप का मतलब क्या, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, पहले अपन इसको समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है। ठीक है, तो उसकी कैपिटल भी लिमिटेड ही रहेगी, उसका प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा, उसका मैनेजमेंट लिमिटेड रहेगा, उसकी रिस्क ज्यादा रहेगी क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है। ठीक है, ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। थोड़ा सा इससे थोड़ा अपग्रेड के लिए चलते तो पार्टनरशिप आएगी। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन है तो पार्टनरशिप में एक से अगर अपन ज्यादा की बात करें तो कम से कम मिनिमम कितने पर्सन, 2%। मैक्सिमम की बात अभी अपन, मैक्सिमम पार्टनर की बात अभी अपन बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब एक पर्सन है तो पार्टनरशिप में 1 से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा रहेंगे पर्सन। तो जब एक से ज्यादा पर्सन रहेंगे तो कैपिटल ज्यादा आएगी, कैपिटल ज्यादा आएगी तो अपन प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, जो रिस्क अपन ने बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा होती है तो यहां पर रिस्क कम हो जाएगी, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट इसलिए अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन होता है। पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा पर्सन होते हैं इसलिए वहां पे मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकता है, स्किल अच्छी होंगी क्योंकि ज्यादा पर्सन होंगे। ठीक है, प्रॉफिट भी आप ज्यादा कमाएंगे, तो ये इसलिए आया पार्टनरशिप। ठीक है, और पहला जो था यानी कि जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये बात आयो कि ये तो समझ में आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप पे जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं। जैसे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीज हो जाएगा, स्किल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और जो रिस्क है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा होती है तो वो यहाँ पे पार्टनरशिप में रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में पहला जो चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल। ठीक है, अब जनरल इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स एक ही बात है, यानी कि पार्टनरशिप के अपन को इसमें इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स के बारे में इसमें अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले गाइस एक चीज समझते हैं, पार्टनरशिप की मीनिंग यानी पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्टनरशिप में जो अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक बात पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, जो पार्टनरशिप एक्ट है ये एक लॉ का एक्ट दिया हुआ है, लॉ एक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी पार्टनरशिप के बारे में अपन को दे रखा है वही अपने को पढ़ना है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन लॉ में दे रखी होगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसको ही अपन पढ़ने वाले, उसके अलावा अपन कोई डेफिनेशन इसमें अपन नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे कि पार्टनरशिप में एक्ट 1932 में सेक्शन 4 दी हुई है आपको, जिसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको दी हुई है। लिखा हुआ है कि इसमें जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये दिया हुआ है यहां पे कि जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है बिटवीन पर्सन का। अब ये जो रिलेशन बन रहा है पर्सन का वो क्यों बन रहा है, तो उसके लिए भी अपन बात आगे समझते हैं। हु हैव एग्रीड, इसमें लिखा हुआ है हु हैव एग्रीड अ शेयर
who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड अपन मिस नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ पार्टनरशिप इज रिलेशन है जो कि बिटवीन पर्सन का है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जो ये लोग क्या हुआ है, ये शेयर करेंगे प्रॉफिट को, किसके, बिजनेस के जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए एग्रीड हुए हैं। और ये लिखा हुआ है आगे कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर, या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या उनके ब्याह पर कोई भी एक पार्टनर बिजनेस चला सकता है। ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है, किस चीज का रिलेशन है, पर्संस के बीच का। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा रिलेशन, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हु हैव एग्रीड टू शेयर, क्योंकि वो एग्रीड हुए शेयर करने के लिए, किस चीज को, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से आएगा, बिजनेस, और बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाएं या उनमें से कोई एक पार्टनर बिजनेस को चलाए। ये इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। और गाइस अपने को सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, सपोज दैट आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से लर्न है लेकिन आपको सेक्शन याद नहीं है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पेपर पे टाइम, तो आपको सेक्शन नहीं लिखनी है अगर आपको सेक्शन याद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करें कि सेक्शन 4 की जगह 14 लिख दें या 15 लिख दें, कुछ और लिख दें, क्योंकि सेक्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, अगर सेक्शन याद नहीं है तो मत लिखना, और अगर सेक्शन याद है आपको, अगर आप लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो इसमें लिखा हुआ पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, रिलेशन है किसका, पर्संस के बीच का। क्यों बना रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं किसको, बिजनेस के प्रॉफिट को, और वो बिजनेस या तो सारे के सारे पार्टनर चलाएं या उनमें से कोई एक पार्टनर चला सकता है। कि ये तो आपको समझ में आ गई होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब जो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन अपन ने जो पढ़ी है, इसी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनने वाले हैं। ठीक है, इसके जैसे पहला है टू और मोर पर्सन। अब टू और मोर पर्सन, अभी अपन ने बात करी थी ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक पर्सन होता है और पार्टनरशिप में होता है एक से ज्यादा पर्सन होते हैं। तो बात अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम तो 2 पर्सन रहेंगे, ठीक है, 2 पार्टनर रहेंगे। तो मैक्सिमम की बात कर लेते हो तो मैक्सिमम जो रहेंगे वो रहेंगे 50 पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर रह सकते हैं और मैक्सिमम रह सकते हैं कितने, 50 पार्टनर। अब इसमें थोड़ी सी बात अपन को समझने की ये है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने रहेंगे। तो ये जो 50 मेंबर पार्टनर्स जो है, ये कंपनी रूल्स जो है 10 उसके अकॉर्डिंग कंपनी में डिसाइड हुआ है कि कितने पार्टनर रह सकते हैं। 50 पार्टनर्स मैक्सिमम रह सकते हैं और मिनिमम रह सकते हैं 2 पार्टनर। तो ये है इसका मतलब 2 और मोर पर्सन। तो यहां पे लिखा था ना बिटवीन पर्सन्स रिलेशन, तो कम से कम कितने, 2 पार्टनर, और मैक्सिमम से कितने पार्टनर, 50, रूल 10। ठीक है, तो ये आयो कि समझ में आ गया होगा आपको 2 और मोर पर्सन। तो पहला पॉइंट तो हो गया जी ये वाला। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि इसके अंदर दिया हुआ है, शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे जो रिलेशन बना था वो किस लिए बना था, शेयर करेंगे किसको, प्रॉफिट को। तो इसीलिए इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर है वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा, एक बात और समझते हैं, कई बार यहां पे लिखा हुआ था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आते हैं हमारे पास पहले कि सर यहां पे प्रॉफिट लिखते तो लॉस क्यों नहीं लिखते। भाई जहां पे अगर अपन बात प्रॉफिट की कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बात है मैं लॉस की भी बात होगी, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जैसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे वैसे क्या करेंगे, लॉस को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सेकंड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट की बात कर लेते हैं इसमें थर्ड, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो कि इस डेफिनेशन के अंदर ये लिखा हुआ है ना पे कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
ठीक है। अब एक्टिंग फॉर ऑल यानी कि जो बिजनेस है वो या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर चलाएं या उनमें से कोई एक पार्टनर चला सकता है बिजनेस को। तो इसीलिए इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन के अंदर से यही है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं इसके अंदर, एक्ट एप्लीकेबल 1932, यानी कि पार्टनरशिप जो एक्ट है वो 1932 है, तो यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अपन लिख सकते हैं कि जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो 1932 होगा, यानी कि अपन को जो भी पार्टनरशिप के अंदर करना है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग करना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी है कि बिजनेस कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कैरिंग ऑन अ बिजनेस प्रॉफिट मोटिव। अब देखो दो चीज लिखी हुई है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस मतलब बिजनेस का होना जरूरी है और उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यानी कि प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका मोटिव नहीं है, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता, यानी कि उसको अपन बोलते हैं एनजी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जैसे इसलिए लिख रहा हूं कैरिंग ऑन अ बिजनेस का होना भी जरूरी है और बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। अब इसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर आप ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचना है तो एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। ठीक है। अगर अपन बात करें फ्यूचर में डिस्प्यूशन ना हो उसके लिए जो रिटर्न एग्रीमेंट अगर होता है तो वो बेस्ट माना जाता है। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में उनकी राइट्स उनकी ड्यूटीज के बारे में सब कुछ बताया हुआ होता है। ठीक है। तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अच्छा कौन सा माना जाएगा? रिटर्न। अगर अपने को फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचना है पार्टनरशिप के अंदर तो ये पार्टनरशिप के बीच में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? फिर रिटर्न होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दोनों होते हैं, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो गाइस ये थे अपने टू और मोर पर्सन शेयरिंग अ प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट हो गया, उसके बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, एक्ट एप्लीकेबल हो गया 1932, कैरिंग ऑन अ बिजनेस हो गया और प्रॉफिट हो गया मोटिव, और एग्रीमेंट अमंग पार्टनर हो गया। और इसके अपन एक और बात कर लेते हैं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही होता है, मतलब वो अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अलग अलग नहीं होते, यानी कि सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पार्टनरशिप पर होते हैं, पार्टनरशिप के द्वारा होते हैं, वो पार्टनर पर भी फॉलो किए जाते हैं, यानी लागू होते हैं। इसीलिए लिखा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि इसमें सेपरेट नहीं है, ना पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है। लेकिन कंपनी के अंदर सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं होते। इसीलिए यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, जो एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, वो पार्टनर पर भी फॉलो होगा, यानी कि लागू होगा। इसीलिए लिखा हुआ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अलग अलग नहीं होते। जैसे कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है ओनर अलग होता है, ठीक है, और बिजनेस अलग होता है। ठीक है। अगर अपन इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग है, लेकिन अगर अपन इसको बात करें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो पार्टनरशिप पर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टनर पर फॉलो होता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन शेयरिंग अ प्रॉफिट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है। या तो सारे के सारे पार्टनर बिजनेस को चलाए या उनमें से कोई भी पार्टनर बिजनेस को चलाए। एक्ट एप्लीकेबल होगा 1932, कैरिंग ऑन अ बिजनेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि बिजनेस का होना जरूरी है, और उसके आगे भी मेन पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उस बिजनेस। ठीक है। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो होगा वो रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन हमने आपको बता दिया अगर फ्यूचर में डिस्प्यूशन से बचना है पार्टनर को तो वो रिटर्न एग्रीमेंट करेगा। उसके लिखा हुआ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। अगर इसके बाद अपन एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और बात करें तो वो होता है प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट इसलिए इसके अंदर आता है, यानी कि एक पार्टनर से सारे के सारे पार्टनर लायबल होते हैं और सारे के सारे पार्टनर से एक पार्टनर लायबल होता है, इसीलिए प्रिंसिपल और एजेंट होता है। यानी कि एजेंट के द्वारा किए गए सभी
वर्क से, टोटल जितना भी वो वर्क करेगा उससे प्रिंसिपल लायबल होता है। तो सेम यहां पर भी होता है, एक पार्टनर अगर कोई भी गलत वर्क करेगा तो सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे, और अगर सारे के सारे पार्टनर कोई गलत वर्क करते हैं तो उससे एक पार्टनर भी लायबल होगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि गलत वर्क की बात चल रही है, मतलब जो भी वर्क वो करेंगे तो वो लायबल होंगे पार्टनर। एक पार्टनर सबके लिए और सब पार्टनर एक के लिए एज अ एजेंट का वर्क करता है, इसलिए यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐड हो सकती है, प्रिंसिपल एंड एजेंट की। ठीक है, आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गई होंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है। गाइस डेफिनेशन को मैं फिर बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, अपन को ये सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है और यही डेफिनेशन अपने को पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है, इसीलिए ये डेफिनेशन अगर अपन याद करेंगे तो अपने को पूरे के पूरे फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लॉ ने डेफिनेशन दे रखी है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ही अपने को याद रखनी है, और जब अपन अगर डेफिनेशन अपने को याद हो जाएगी तो 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, 2 और मोर पर्सन हो जाएंगे, शेयरिंग अ प्रॉफिट हो जाएगा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल हो जाएगा, एक्ट एप्लीकेबल 1932, बस कैरिंग ऑन अ बिजनेस जो कि इसके अंदर ही है, बस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर होना चाहिए और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ये यानी कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग नहीं है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पार्टनरशिप पर फॉलो होंगे वही हमारे पार्टनर्स पे भी लागू हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, और एक प्रिंसिपल एंड एजेंट का कंसेप्ट भी इसके अंदर होता है। तो आपको ये आपको आज समझ में आया होगा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर था, जनरल इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या फंडामेंटल्स बोल सकते हैं। 36 मार्क्स के लिए रहने वाली है आपके पांचों के पांचों चैप्टर, और पांचों चैप्टर जब हमारे हो जाएंगे तब उसके बाद हम आपको इसमें मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से सीबीएसई के अंदर आते हैं। तो गाइस आज इस लेक्चर के अंदर हमने आपको डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करी है, आप इसका एक बार रिवीजन करें। आपको फिर भी कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप इसको रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस आप इसका रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय एंड थैंक यू।